नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पार्ट 1 और वर्णमाला। पिछली कक्षा में मैंने आपको इसका एक थोड़ी सी समरी बता दी थी कि आखिर वर्ण और वर्णमाला में क्या-क्या आता है। ठीक है, आज हम इसके अध्याय को पढ़ते हुए समझेंगे कि इसमें हमें और क्या-क्या सिखा रखा है। अभी तक आपने हिंदी के अक्षर पढ़ना लिखना सीखा है। ये अक्षर वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों की सहायता से ही हिंदी भाषा को पूर्णतः समझा जा सकता है। जैसे कोई भी अक्षर होता है, वो कितने अक्षरों से, जैसे हम मान लो हम अक्षर कोई पकड़ लेते तो अक्षर को देखो, ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। जो सबसे पहला अक्षर है अ है, वो क्या है? वर्ण है। ठीक है, इन 3 वर्णों से मिलाकर ही एक क्या बना है? शब्द बना है। शब्दों से हम क्या करते हैं? वाक्य बना लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या बनता है? एक लेटर बनता है या एक शब्द बनता है, और शब्द से वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, जिनसे हम अपनी बातों को पूरा करते हैं, है ना? उसी तरह हिंदी के अंदर होता है। हिंदी में क्या होते हैं? अल्फाबेट को हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण से क्या बनता है? एक वर्ड यानी कि शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, जिससे हम अपनी बातों को पूर्णतः किसी को समझा पाते हैं, है ना? आगे देखो दे रखा है हिंदी के वर्ण और वर्णमाला। हमें सबसे पहले वर्ण की डेफिनेशन परिभाषा दे रखी है, उसके साथ में आगे हमें वर्णमाला के बारे में बता रखा है। वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे एक अक्षर हमने पकड़ा कि कोई भी अक्षर कमल, कमल को जब हम उसमें से स्वर को अलग कर देंगे और व्यंजनों को अलग कर देंगे, यानी कि उसकी मात्राओं को और उसके अक्षरों को, शब्दों को हम एक एक वर्ण को अलग अलग करके लिखेंगे ना, तो जब वो एक एक छोटा छोटा वर्ण बच जाएगा, जैसे हमने क को अलग कर दिया, और जैसे कमल में तो कोई मात्रा नहीं होती है, वैसे ही आगे कोई ऐसा शब्द हम लेंगे जिसमें कि कोई मात्रा होती है, तो जब हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देंगे, तो जो व्यंजन बचेगा ना, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकेंगे। तो इसीलिए इसकी परिभाषा होगी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण कहलाती है। ठीक है, और वर्णमाला को, वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमिक समूह, जब हमें पता है कि इस अक्षर के बाद में हमें ये अक्षर लिखना है और उस पे ये मात्रा लगानी है और उसको लाइन से लिखेंगे, तभी वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। और उसी वर्णमाला में जब हम कोई शब्द आगे लाइन से लिखते चले जा रहे हैं, तो वो वर्णमाला, अगर हम क्रम से लिखेंगे तभी वो वर्णमाला बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोती है, एक मोती हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब हम उसको धागे में पिरोकर अन्य मोतियों के साथ एक माला बनाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वर्णों की माला बन जाती है। आगे हमें बता रखा है हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि वर्ण आगे हमें दे रखा है, वर्ण, स्वर और व्यंजन। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। हमें आगे इसी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि स्वर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम क्या इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है उसको किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन में ऐसा नहीं होता। व्यंजन में जब भी उसका उच्चारण करेंगे तो स्वर की आवाज आएगी। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी भी, जैसे हम बोलेंगे क, तो अ की आवाज आ रही है, लेकिन स्वर में ऐसा नहीं होता। स्वर को किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में संपूर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं स्वर? 11 होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक अलग से विशेष चीज दे रखी है कि हिंदी में आ के ऊपर जब चंद्र बन जाता है, तो इसका उच्चारण जो है ओ की ध्वनि में किया जाता है। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि होती है ये, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जा सकता है, क्योंकि इस ध्वनि के आधार पर कई शब्द बोले जाते हैं। जैसे अगर हम इसको बिना चंद्र की सहायता से पढ़ेंगे तो ये क्या है? डॉक्टर। और जब हम इसमें ये चंद्र लगा देंगे तो ओ की ध्वनि के साथ इसको पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? ये डॉक्टर। ऐसे ही आगे देखेंगे हम, बिना चंद्र की सहायता से जब इसको पढ़ेंगे तो क्या है? कापी। और जब हम इसमें चंद्र लगा देंगे और ओ की ध्वनि के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा कॉपी। ऐसे ही बहुत सारे और भी शब्द होते हैं जिसमें हम अ की ध्वनि, ओ की ध्वनि को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वर। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9, जिसमें हमने व्यंजन के बारे में बताया गया है।
व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे इनका उच्चारण करेंगे तो हमें हर एक में किसकी आवाज आएगी, अ की आवाज आएगी। तो यानी व्यंजन में हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कुछ एक व्यंजनों को। जैसे क, अ की आवाज आ रही है ना, ख, ग, सब में किसकी आवाज आ रही है, अ, और अ क्या है, स्वर है। तो हर एक व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवाज आती है, स्वरों की सहायता पड़ती ही है। ठीक है, जैसे आगे कोई भी आप बोल के देख लो, थ, द, प, र, ह, ये सारे क्या हैं, इन सब में स्वरों की आवश्यकता होती है। और ये होते कितने सारे, ये क ख ग घ से लेके क से लेके ह तक ये कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आगे हमें बता रखा है कि इन 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित ध्वनियां अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग, एक आगत ध्वनि ओ और अन्य 2 अन्य व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन भी माने जाते हैं। हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। उसके अलावा भी हिंदी में बहुत कुछ होता है, जैसे कि ध्वनियां बता रखी है, अनुस्वार। अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे, अनुस्वार को देखेंगे। अनुस्वार क्या होता है, जब किसी भी व्यंजन पर या स्वर पर ये बिंदी लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमें न की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे देखो दे रखा है अंगूर, तो अ के ऊपर जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, बिंदी का प्रयोग करते हैं, तो न की ध्वनि आती है और इस वर्ण के बाद में इसको सुनाई देगी। जिस वर्ण पे इसको लगाया जाता है ना, उसके बाद में इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे अंगूर, तो न कहाँ आ रहा है, इस वर्ण के बाद में आ रहा है, अ और ग के बीच में आ रहा है, अंगूर। ऐसे ही आगे देखेंगे, क पर लगा हुआ है अनुस्वार और इसका उच्चारण इसके बाद में ही होगा, कंगन। ऐसे ही आगे झ, अनुस्वार, डा, झंडा, झ के बाद में इसका उच्चारण करेंगे। तो जो बिंदी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ऐसे ही आगे हमें चंद्र बिंदु दे रखा है जिसे हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो न की ध्वनि आती है, और जब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हुए जिस शब्द पर इसको लगाया जाता है उस पर जोर देते हुए बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ दे रखा है, जब हम इसको चंद्र बिंदु की सहायता के बिना पढ़ेंगे तो ये क्या है, चांद। और जब हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो चा पर नाक और मुंह से जोर देते हुए उच्चारण करेंगे, चांद। ठीक है, ऐसे ही ये है जैसे गांव, तो जब हम चंद्र बिंदु के बिना इसको पढ़ेंगे तो क्या है, ये गांव। और जब हम इस पे चंद्र बिंदु लगा देंगे तो नाक और मुंह दोनों का जोर देते हुए बोलेंगे, तब बोलेंगे गांव। ठीक है, ऐसे ही आगे दे रखा है ऊंट, और जब चंद्र बिंदु लगा देंगे ऊपर जोर देते हुए बोलेंगे तो क्या बनेगा, ऊंट। ठीक है, आगे हमें बता रखा है ध्वनियों में आगे विसर्ग। जब हम किसी भी शब्द के आगे इसको लगा देते हैं, दो बिंदुओं को लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने किसका प्रयोग किया है, विसर्ग का प्रयोग किया है। और जब हम शब्द के आगे इसका उच्चारण करते हैं तो ह की ध्वनि आती है। जैसे यहाँ दे रखा है अतः, तो जब हम इसको विसर्ग के बिना पढ़ेंगे तो ये क्या है, अत। और जब विसर्ग लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, अतः। ऐसे ही आगे देखो प्रात, और जब विसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा, प्रातः। आगे हमें कुछ आगत स्वर के बारे में बताया हुआ है कि आगत स्वर जो है, होता तो ये क्या है, अंग्रेजी का उदाहरण हमें यहाँ पे बता रखा है। अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है लेकिन इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है, क्योंकि इस ध्वनि के आधार पर कई शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम चंद्र के बिना पढ़ेंगे तो क्या है, डॉक्टर। और जब हम चंद्र लगाकर ओ की ध्वनि के बीच में पढ़ेंगे तो बन जाएगा डॉक्टर। ऐसे ही आगे काफी, और ओ लगा देंगे तो कॉफी। ऐसे ही आगे बॉक्स, और जब ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बॉक्स। आगे हमें बता रखा है इन्हीं व्यंजनों में ड और ढ, जिनके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, इन्हें भी व्यंजनों में गिना जाना शुरू कर दिया गया है। जैसे
अगर हम बिंदी के बिना इसको पढ़ेंगे क्या बनेगा? लड़ाई। और जब बिंदी लगा देंगे तो क्या बनेगा? लड़ाई। ऐसे ही आगे दे रखा है पढ़ाई। आगे मैं आपको संयुक्त व्यंजनों के बारे में बता रही हूँ। जैसे संयुक्त व्यंजन, 4 तरीके के संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन, वो अपने आप में अधूरे होते हैं। श जो है 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। क हलंत प्लस श, उससे मिलकर बनता है श। ऐसे ही जो त्र है वो त हलंत प्लस र, उससे मिलकर बनता है त्र। ऐसे ही आगे ज्ञ, ज हलंत प्लस ण, उससे मिलकर बनेगा ज्ञ। आगे ऐसे ही श्र, श्र जो है किससे मिलकर बनता है? श्र बनता है श हलंत प्लस र, उससे मिलकर बनेगा श्र। आगे हमें पेज नंबर 10 में और कुछ बता रखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं। अभी तक जो हमने अध्याय में पढ़ा है उसके बारे में हमें यहाँ पर पेज नंबर 10 में थोड़ा सा समरी के टाइप में बता रखा है। जैसे देखो 3 लाइनें यहाँ पे दे रखी है कि उस छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो अपने आप में एक छोटा सा टुकड़ा पहले से ही बन चुका है, हलंत लगाते हुए उसके स्वर और उसके व्यंजनों को हमने अलग कर दिया है। इससे ज्यादा उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों का क्रमिक स्वरूप, कि कौन से वर्ण के बाद में कौन से वर्ण को लगाया जाना है और कौन से स्वरों का प्रयोग उसके साथ किया जाना है, जब वो सब कर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऐसे ही आगे दे रखा है कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी व्यंजन होते हैं क ख ग घ वाले, जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो किसकी आवाज आती है? अ की आवाज आती है। तो हमें क्या बात यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट 2, वर्ण और वर्णमाला। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई संदेह हो तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।